हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के लेक्चर में हम लोग जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं उनको कवर करेंगे। बेसिकली दिस इज 6 मंथली करंट अफेयर जहां पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को सबसे पहले कवर किया जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले सिप्री रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात तो शांति की करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मिलिट्री के खर्चे के बारे में रिपोर्ट निकालते हैं कि दुनिया की हर एक मिलिट्री कितना पैसा खर्च करती है। ठीक है, मतलब मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है हर एक नेशन की, या आप बोल सकते हो डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है हर एक देश का। तो सिप्री ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट निकाली मिलिट्री स्पेंडिंग की, इंडिया के बारे में भी 2025 में कितना इंडिया ने स्पेंड किया डिफेंस के ऊपर, इसमें बताया गया। So basically, according to the SIPRI report, 2025 में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था। सबसे ज्यादा 5वें नंबर में इंडिया ही आता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस इक्विपमेंट्स। फर्स्ट नंबर पे आपका यूएसए आता है। डिफेंस की स्पेंडिंग अप्रोक्सीमेटली 92.1 बिलियन डॉलर थी। अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इंडिया ने 8.9% ज्यादा स्पेंड किया है इन द मिलिट्री, और अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3.2% ग्लोबल स्पेंडिंग करते हैं मिलिट्रीज के अंदर। सी इंडिया से पहले 4 देश और हैं, बिकॉज इंडिया इज एट द फिफ्थ प्लेस। तो यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी इंडिया से आगे आते हैं। अगर हम इंपोर्ट के बारे में बात करें, अब हम वेपन्स को इंपोर्ट भी तो करते हैं ना, तो आर्म्स इंपोर्ट में यूक्रेन ने टॉप किया है। ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग में यूएसए ने टॉप किया है। आर्म्स इंपोर्ट के अंदर इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स हम अपने जो आर्म्स और वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम, इसीलिए हम सेकेंड नंबर पे हैं यहाँ पे। तो व्हाट आर द की ड्राइवर्स जिसके चलते इंडिया मिलिट्री स्पेंडिंग अच्छी खासी कर रहा है? एक तो इंडिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल वगैरह बनाई जा रही हैं। और हमारा बॉर्डर एरिया वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है। माउंटेन रीजन में वॉरफेयर के लिए इंडिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है। अगर इमरजेंसी में कुछ प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है मिलिट्री वेपन्स का, तो वो हमें करना ही पड़ता है, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑपरेशन सिंदूर में कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए थे, तो उनको फिर इम्पोर्ट करना या फिर इमीडिएटली प्रोड्यूस करना ही सॉल्यूशन होता है। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान? हम पाकिस्तान में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? बिकॉज पाकिस्तान एंड चाइना ये दोनों हमारे हैं बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। तो पाकिस्तान 31st रैंक पे है एंड चाइना इज एट द सेकेंड रैंक। पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री स्पेंडिंग अगर हर एक देशों की देख ली जाए जोड़ के, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास स्पेंड किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, तो सिप्री बेसिकली हमने देखा एक बॉडी है जो इस रिपोर्ट को निकालती है। इट इज अ स्वीडन बेस्ड बॉडी, स्वीडन में ये प्लेस्ड है, और ये थिंक टैंक है एक। ठीक है, थिंक टैंक बेसिकली जैसे आप ऐसे समझो कि चीजों को ऑब्जर्व करके उन पे अपनी राय जो है वो जारी करते हैं, उनको थिंक टैंक बोला जाता है। इसमें ऑब्जर्वर वगैरह बैठते हैं। अच्छा, हियर इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर आप बताओगे कि स्वीडन क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री का पार्ट है या नहीं है? क्या स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है या नहीं? नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट है नीति आयोग की। नीति आयोग ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 के रोड मैप की रिपोर्ट निकाली है। 27 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था, विकसित भारत 2047 के ऑब्जेक्टिव के चलते। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आपने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट रख सकते हो, है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी डिजिटल एप्स हैं जहां से आप पेमेंट कर सकते हो, जहां से आप सर्विसेज ले सकते हो, चाहे वो बैंकिंग की सर्विस है, चाहे इंश्योरेंस वगैरह की है। तो ये सब कुछ कंबाइनली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, which means that digital facility which is available to the public by spending by through spending of the government, उसी को डीपीआई बोला जाता है। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि और ज्यादा इंक्लूसिव डीपीआई बनाया जाए, हर किसी तक पहुंचा जा सके, प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ हो सके हमारी, है ना, डीपीआई को यूज करके। तो बेसिकली सुमन बेरी और अजय कुमार सूद जो है, उन्होंने ये रोड मैप जो है लॉन्च किया। सुमन बेरी नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन है। अजय कुमार सूद जो है ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब इसी रिपोर्ट के रोड मैप को जब लॉन्च किया गया, तो इसमें पार्टनरशिप थी डेलॉयट की, एक स्टेप फाउंडेशन की। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए 2 डायमेंशन है। सबसे पहले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2.0 लाया जाएगा, फिर 3.0 लाया जाएगा। 2.0 पहले 10 इयर्स के लिए होगा, 2025 से 2035 तक, ताकि हम लाइवलीहुड पे फोकस कर सके, प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। डीपीआई 3.0 में वी विल फोकस ऑन द प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को थोड़ा और ब्रॉड किया जाएगा। ठीक है, अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे खास करके हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, फोकस रखना है? सबसे पहले एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, देन एग्रीकल्चर, देन एजुकेशन, देन हेल्थ केयर। ओके, अब इसमें इनेबलर्स क्या है, विच मीन्स किन किन चीजों से हमें मदद मिल सकती है?
सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी से हमें हेल्प मिल सकती है, यानी एनर्जी के फैक्टर को अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें, स्टेट या लोकल लेवल पे पहुंचा दें, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एनर्जी चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स को जो एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो लोकल लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए इसके साथ साथ उनको क्रेडिट भी इजी मिल जाना चाहिए, क्रेडिट एक्सेस बहुत जरूरी है। एआई का यूज वो करें, एफिशिएंट डिलीवरी पे फोकस करें, दीज कैन बी द एनेबलर्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की डिमांड के हिसाब से, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से, डाटा यूज के हिसाब से डीपीआई को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं, इसी ने रोड मैप तैयार किया है। तो नीति आयोग बेसिकली पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया, या फिर यूं कहें कि प्लानिंग कमीशन का सारा नाम और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करके आपका नीति आयोग बन गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति इन द नीति आयोग। नेक्स्ट रिपोर्ट है स्विस रे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी पे है, पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है। ठीक है, आपको लगेगा बहुत ही फैंसी सा नाम है, पता नहीं किसकी रिपोर्ट है, सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है और 3.7% तक ही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया का, विच मीन्स कितने लोगों ने इंश्योरेंस खरीद रखा है, वो होता है पेनिट्रेशन, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस 2.7% के पास है, नॉन लाइफ 1% के पास है। ठीक है, और ये नॉन लाइफ वाला इंश्योरेंस ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर करता है, तो सोचो कितने कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंश्योरेंस और पेंशन के अगर शेयर को देखा जाए तो 29.6% तक इस मार्केट को कवर करते हैं। इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी इंक्रीज कर दी गई है, ये 74% तक पहले थी, अब 100% है, 100% एफडीआई परमिट कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी नहीं लगाया जाता है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको खरीदें। अदरवाइज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स आल्सो, जिसके थ्रू हम इंश्योरेंस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जहां पे 2 लाख तक का लाइफ कवर दिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, इसके लिए एनुअली 20 रुपए का प्रीमियम लगता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दरअसल आयुष्मान भारत का ही पार्ट है, जहां पर 5 लाख पर ईयर पर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, दैट इज फ्री। इसमें सीनियर सिटीजन जो 70+ है वो भी कवर होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी एक बॉडी है, एक सेकेंड रुकिए, तो वो जो बॉडी है वो बात किस चीज की करती है, वो बात करती है इंश्योरेंस फॉर ऑल के बारे में। सब कुछ ऐसे हिल सा जा रहा है ना ऐसे, रुको जरा, हाँ अब होगा सही। तो बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये बनी थी, और मल्होत्रा कमेटी को मैच द फॉलोइंग में दिया गया था, ये अगर आपको ध्यान हो तो। क्या मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद IRDAI बनी है, या फिर उससे पहले बनी थी, यस और नो, ये आपको बताना है। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ही इनका विजन है, ऑब्जेक्टिव है। फिर एक और रिपोर्ट है नीति आयोग की। नीति आयोग ने इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट निकाली है शहरों की इफेक्टिव गवर्नेंस को लेकर, और इसका मेन फोकस था सिटीज गवर्नेंस के ऊपर टारगेट करना। इसमें क्या इश्यूज हैं शहरों में जो बोला गया है, सबसे पहले लीडरशिप बहुत वीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अच्छी नहीं है, इंस्टीट्यूशन टूटे टूटे से हैं, हर एक जगह पे फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशन मिलते हैं। रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, ज्यादा इफेक्टिवनेस के लिए इलेक्टेड मेयर्स को चुनना बहुत जरूरी है, वाटर सैनिटेशन ट्रांसपोर्ट, ये सारी वो चीजें हैं जो सिटी के कंट्रोल में होनी चाहिए। यू मस्ट हैव रेड अबाउट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर 12th शेड्यूल बना था। इस 12th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं जिसके ऊपर डायरेक्टली म्यूनिसिपैलिटीज का राइट होता है। तो म्यूनिसिपैलिटी सैनिटेशन देखती है, वाटर देखती है, ट्रांसपोर्ट देखती है ये चीजें, लेकिन उनको फिर भी ऑटोनॉमी नहीं है। तो यहाँ रिकमेंडेशन है उनकी ऑटोनॉमी के बारे में। इसके अलावा उनका जो फाइनेंस है, म्यूनिसिपल फाइनेंस, उसको मजबूत करना जरूरी है। चाहे तो वो लोकल लेवल पे कुछ टैक्स लगा लें, चाहे लोकल बॉन्ड जारी कर दें, दैट कैन बी डन। फिर मॉडल लॉज बहुत जरूरी हैं। मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली ये रिपोर्ट जो है रिलीज करी। तो लेट अस सी द अदर न्यूज। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी मरीन फिश प्रोडक्शन के बारे में। मरीन का मतलब क्या होता है, जो चीज समुद्री चीजों से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो आपकी रिपोर्ट है ये CMFRI के द्वारा रिलीज करी गई है। नाउ व्हाट इज दिस CMFRI? दिस इज सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है। तो ये 2025 का डाटा है जहां बताया गया है कि मरीन फिश प्रोडक्शन, समुद्री फिश प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है, पहले गुजरात टॉप पे था। गुजरात में 15% तक फॉल हो चुका है मरीन फिश प्रोडक्शन में, क्योंकि गुजरात में मौसम बहुत खराब चल रहा था, फिर वहां पे शक्ति साइक्लोन देखने को मिला, ऑपरेशन सिंदूर के चलते कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, ठीक है। और केरला थर्ड नंबर पे है। ओवरऑल अगर इंडिया का मरीन फिश प्रोडक्शन देखें समुद्री फिश का, तो वो पिछले साल से 3% ज्यादा हुआ है। कर्नाटका में भी ग्रोथ है, महाराष्ट्र में भी ग्रोथ है। अब ये जो आपका सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कोची केरला के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन रेमिटेंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन की ही ये रिपोर्ट है, जहां पे रेमिटेंस क्या होता है? जब इंडिया का कोई रेजिडेंट फॉरेन में जाके काम कर रहा है, वहां से काम करके जो पैसा वो इंडिया वापस भेजेंगे या अपने होम टाउन में वापस भेजेंगे, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया का जो रेमिटेंस है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड नंबर 1 पे आता है इंडिया वर्ल्ड में रेमिटेंस के मामले में। $137 बिलियन है ये, यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। इकलौता कंट्री है इंडिया जिसके पास जो रेमिटेंस आता है दैट इज मोर देन $100 बिलियन, विच इज ह्यूज। ओके। इसके अलावा ट्रेंड राइज हुआ है, पहले ये कम होता था लेकिन 2010 से 2024 में ह्यूज चेंज आया है। सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है वो यूएसए, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आता है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट बना हुआ है रेमिटेंस के मामले में सिंस 2010। रेमिटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो माइग्रेंट अपने घर में पैसा भेजते हैं। नेक्स्ट है आपका लीड्स 2025 का रिपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये लॉजिस्टिक इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। इस रिपोर्ट को कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा रिलीज किया गया है। इसका मतलब कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है दैट इज द मेन मिनिस्ट्री जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये जारी की गई है। ये डिपार्टमेंट कॉमर्स मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ये रिपोर्ट करती क्या है? दरअसल ये रिपोर्ट ये चेक करती है कि लॉजिस्टिक्स को लेके इंडिया में क्या ग्रोथ चल रहा है। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे सपोज पोर्ट्स में सामान जाएगा, है ना, तो पोर्ट्स तक जो सामान पहुंचेगा, वहां तक जो रोडवेज है, वहां तक जो ट्रक जाएंगे, जो कार्गो जाएगा, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है ना, कितने टाइमली वो पहुंच पा रहा है, सड़कें कैसी बनी हुई हैं, पोर्ट्स का एरिया कैसा है, सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बने हुए हैं कि नहीं, ये सब लॉजिस्टिक का पार्ट है। जितना इफेक्टिव लॉजिस्टिक होगा उतना अच्छा आपका व्यापार होगा, उतने अच्छा आपका एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। दिस इज द 7th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट जो जारी की गई है। अब यहाँ पे ना जो स्टेट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कुछ स्टेट होंगे जो एग्जाम्पलर हैं, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया, विच मीन्स दे आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जैसे तमिलनाडु, यूपी, मिजोरम, दिल्ली। हाई परफॉर्मर्स में गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना आते हैं। एक्सलरेटर में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, कर्नाटका आते हैं। ग्रोथ सीकर्स की कैटेगरी में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, सिक्किम आते हैं, विच मीन्स दे आर सीकिंग द ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, लॉजिस्टिक के डिपार्टमेंट में सर्विसेज कैसी है, वहां की पॉलिसी कैसी है, ऑपरेशंस, ये सब देखा जाता है। हमारी एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक तो ये पॉलिसी की तरफ ये जो रिपोर्ट है बेटर तरीके से हमें फ्रेमवर्क दे सकती है। इसके अलावा एक पीएम गति शक्ति योजना है, जहां पे एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो ग्रो कर सकता है, इंडिया की गति कैसे है, यानी वो प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में पड़े हैं वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं। या फिर अगर मान के चलो कहीं सड़क बनानी है, तो सड़क से पहले वहां नीचे अंडर वायरिंग में ट्रांसपोर्ट की केबल लग गई है, ऑयल की केबल लग गई हैं, एक साथ सब हो जाए। इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट की। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, सड़क बन गई, बाद में सड़क को खुरेदा जा रहा है ताकि टेलीफोन की लाइन बिछा दो, फिर खुरेदा जाता है ताकि तो ऑयल वगैरह की लाइन बिछा दो, एलपीजी की लाइन बिछ जाए। तो ये बार बार जो खुरेदना होता है ये सही नहीं है, इसलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करके सिंगल अप्रोच के साथ पीएम गति शक्ति मॉडल लाया गया। ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है लीड्स वाला, वो किसकी तरफ इशारा करता है? गति शक्ति की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे। 2026 की ये रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन बैक्ड रिपोर्ट है, उन्होंने इसमें मदद करी है बनाने में। ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वेलबिंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें गैलप और यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एज अ पार्टनर है, ठीक है, इसीलिए यूएन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बताता है कि पूरे देशों, जितना वर्ल्ड में देश एग्जिस्ट करते हैं, पूरे देशों में से सबसे ज्यादा देश कौन सा है जो खुश है। तो ये बता रहा है रिपोर्ट जो है कि सोशल मीडिया का जो यूज है, हैवी यूज बेसिकली, वो यंगस्टर्स को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है ग्लोबली। फिनलैंड का रैंक नंबर 1 पे है। फिनलैंड सबसे खुशहाल कंट्री है पूरे देश में देखा जाए। दिस इज द 9th टाइम यू कैन से रेगुलरली कि फिनलैंड ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक है 116th, 116वां नंबर। इससे पहले इंडिया 118 पे था, तो इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाया है 2026 में। देन है फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट।
2026 की लिस्ट आई है तो इसमें टॉप किया है एलन मस्क ने, नंबर 1 पे हैं, सेकंड ईयर में, सेकंड लगातार ऐसा साल है जब टॉप किया है। टोटल बिलियनियर 3428 हो चुके हैं, अभी तक के सबसे हाई हैं। सेकंड नंबर पे लैरी पेज हैं। इंडिया के रिचेस्ट देखे जाएं तो इसमें मुकेश अंबानी है। मोस्ट बिलियनियर इसमें सबसे ज्यादा अगर देखे जाएं कहां से आ रहे हैं, यूएसए, चाइना से, इंडिया से, ठीक है। थर्ड नंबर पे इंडिया है। देन है नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। सी, दिस रिपोर्ट कैन बी कंफ्यूजिंग, आपको लग सकता है फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है तो शायद आरबीआई इन्वॉल्व हो, पर इसमें सिर्फ नीति आयोग इन्वॉल्व है। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है? फिजिकल हेल्थ माने कि किसी भी राज्य ने कितना एक्सपेंडिचर किया है और कितना उसका रिवेन्यू था। अगर तो एक्सपेंडिचर कम है, रिवेन्यू खूब सारा हुआ है तो अच्छी हेल्थ है। अगर रिवेन्यू कम हुआ, खर्चा ज्यादा हो गया तो कर्जे में जाओगे तो खराब हेल्थ है। तो ओडिशा ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है, गोवा इज एट द सेकंड प्लेस, झारखंड है थर्ड नंबर पे। अब इसमें कुछ फ्रंट रनर स्टेट हैं, कुछ एस्पिरेशनल स्टेट हैं जो भी एस्पायर कर रहे हैं खुद को, ठीक है। इनके आपको नाम इतने ध्यान नहीं रखने, टॉप 1 एंड 2 मोर देन सफिशिएंट है, फिर भी पीडीएफ में आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है इफ यू वांट टू रीड। इश्यूज देखते हैं एस्पिरेशनल स्टेट्स में। अब ये जो एस्पायर कर रहे हैं ना खुद को कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी कर लेंगे, इन स्टेट्स में फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई है, विच मीन्स दीज स्टेट्स बोरोज अ लॉट, इनको बहुत मटेरियल, बहुत पैसा बोरो करना पड़ता है अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये अप्रोक्सीमेटली 35 टू 45% हिस्सा जो है वो कर्जे से लेके आते हैं, यानी डेट में है इनका इतना हिस्सा, अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास ही हो गया। इनका एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, बहुत हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड टाइम नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है। ये रिपोर्ट सुमन बेरी और निधि छिब्बर ने प्रेजेंट करी है, और इसका सोर्स कहां से लिया गया है, डाटा वगैरह, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कैग कौन सी कमेटी के फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होते हैं, ये आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कमेटी, पी से उसका नाम है कमेटी का। देन है ग्लोबल मेंटल हेल्थ। सो ये जो स्टडी है ये इंडिया ने की है। इसमें एक्चुअल में ये पता लगा है कि इंडिया का जो यूथ है 18 से 34 साल के बीच में, उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। इंडिया 60th रैंक पे है 84 कंट्रीज में से। ओल्डर एडल्ट 55 प्लस में जब चले जाओगे तो स्कोर इंडिया का 96 हो जाता है, रैंक हो जाता है 49th। तो मतलब हमें समझ क्या लग रहा है कि अलग अलग जनरेशन में या एज ग्रुप में जब आप जाते हो तो यंगस्टर्स जो हैं दे आर मेंटली मोर डिप्रेस्ड एज कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन। तो इंटर जनरेशनल मेंटल हेल्थ गैप देखने को मिल रहा है। ये पुअर यूथ मेंटल हेल्थ है क्यों? सबसे पहले तो स्मार्टफोन बहुत जल्दी यूज करने लग रहे हैं सब लोग। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करना, है ना, 44% यूथ जो है वो बाहर का जंक ही खाता है। फैमिली से दे आर वेरी वीकली कनेक्टेड, इसका भी, ये भी एक रीजन है। फिर स्ट्रक्चरल लेवल के जनरेशनल गैप हैं, डिक्लाइंस हैं जनरेशंस में। तो ध्यान रखना है, इसकी जो स्टडी हुई है रिपोर्ट की, ये ग्लोबल माइंड हेल्थ के द्वारा 2025 में ही की गई है। माइंड हेल्थ कोशेंट इसमें देखा जाता है, जैसे आईक्यू होता है ना, और ईक्यू इमोशनल कोशेंट, वैसे ही माइंड हेल्थ का कोशेंट चेक किया जाता है और देखा जाता है इंसान सोशली इमोशनली कितना वेल है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है दैट इज 45th। पिछले साल के कंपैरिजन में इंडिया ने इसमें इंप्रूवमेंट दिखाया है। ये रिलीज किसने किया है, ये रिलीज किया है पोर्टुलन इंस्टीट्यूट ने, जो कि वॉशिंगटन का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इट इज वेरी लेस चांस कि, मतलब यू नो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो यूएसए ने लॉन्च किया है पूछे जाएं, बट बिकॉज ये न्यूज में है और एक दो आर्टिकल्स में कवर हुए हैं तो हमें कवर कर लेनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो द मूड ऑफ द एग्जामिनर, कई बार कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इंडिया का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है, इतना पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट, ये 4 पिलर्स हैं, इनको देखा जाता है। अगर ये बढ़िया पिलर हैं, बढ़िया से काम हो रहा है देश में इन पिलर्स पे, तो वो देश नेटवर्क रेडी है। इंडिया का फर्स्ट रैंक है टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट में, एआई के पब्लिकेशन में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट में और ई कॉमर्स में, ठीक है। बाकी कुछ रैंक इंडिया का सेकंड इन जगहों में भी है, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट कि पढ़ के पूरा याद रखो। देन है वूल प्रोडक्शन के बारे में रिपोर्ट। वूल प्रोडक्शन, ऊन का प्रोडक्शन इंडिया में अगर देखा जाए ग्लोबली 9th नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और किससे मिलती है हमें वूल? शीप से मिलती है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है शीप से इंडिया वूल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। अब टॉप में आपको लग सकता है जम्मू एंड कश्मीर आएगा टॉप में, जिससे वूल सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि ठंडी वहीं पड़ती है, वहीं पे ज्यादा शीप है। बट द आंसर इज नो। सबसे ज्यादा राजस्थान से प्रोडक्शन होता है वूल का, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, देन कर्नाटका, देन तेलंगाना, ठीक है। तो वूल की जो टाइप्स है वो भी अलग अलग हैं। जैसे जिससे कारपेट बनेंगे वैसी 85% वूल है, जिससे कॉर्सर बनेगा वो 10% है, जिससे कपड़े बनेंगे वो 5% है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं विच आर ग्रोइंग वेरी वेल इन द वूल प्रोडक्शन, जैसे पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात। काफी सारे लोगों का रोजगार वूल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट भी करता है हमारी इकोनॉमी में।
Then this is very important index, corruption index 2025. तो करप्शन इंडेक्स 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है। ये इंडेक्स जो है ये दरअसल देखता है कौन सा देश कितना ज्यादा करप्ट है, वहां के ब्यूरोक्रेट्स खास करके कितने ज्यादा करप्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा करप्ट है। तो इस इंडेक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 91st। 182 कंट्रीज को टोटल इवेल्युएट किया गया है, इन कंट्रीज में से 91st नंबर पे आपका इंडिया आता है। इंडिया +5 प्लेस है, यानी पिछले साल के कंपैरेटिवली इंडिया और ज्यादा आगे चला गया है करप्शन में, ठीक है। स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ है, +1 का, रैंक में भी थोड़ा सा जो है इंप्रूवमेंट वो देखने को मिला है। अब इसमें ना होता है कि अगर आपका 0 वैल्यू है, ये 0 आपका रेटिंग है, तो आप ज्यादा करप्ट कंट्री हो, अगर 100 है तो आप क्लीन हो, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, ये स्केल की बात हो रही है, रैंक की बात नहीं हो रही। ग्लोबल एवरेज स्कोर देखा जाए तो 42 है, विच मीन्स पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं करप्शन चल ही रहा है। वर्ल्ड में 2/3 कंट्री ऐसे हैं जिनका बिलो 50 ही स्कोर आ रहा है। सबसे टॉप में डेनमार्क है, विच मीन्स डेनमार्क में बहुत कम करप्शन है। सबसे ज्यादा करप्शन साउथ सुडान में है और सोमालिया में है। इंडिया के अंदर इसी रिपोर्ट में इंडिया को लेकर जर्नलिस्ट सेफ्टी का कंसर्न भी दिखाया गया है कि इंडिया के जर्नलिस्ट सेफ नहीं है। देन कमिंग टू द विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है ये बात कर रहा है विमेन की पीस और सिक्योरिटी के मामले में। इसको पब्लिश किया है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा और ऑस्लो की प्रियो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डायमेंशन कवर किए गए हैं कि इंक्लूजन कितना है विमेन का, जस्टिस कितना मिलता है उनको, सिक्योरिटी कितनी मिलती है। 181 कंट्रीज को रैंक दिया है टोटल, और 131st रैंक है इंडिया का। टॉप किसने किया, डेनमार्क ने, वहां पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी और विमेन पीस है। सबसे आखिर में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो आप ऐसे समझ लो बहुत ब्रूटैलिटी है वहां पे विमेन को लेके, ऐसा माना जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है वो ऐसे समझता है कि विमेन जो है वो इंसान है ही नहीं। यूएसए की बात कर लो, यूएसए ने इंप्रूवमेंट दिखाया, 31st रैंक है यूएसए का इसमें। कंफ्लिक्ट की वजह से बहुत ज्यादा विमेन हार्म में जाती हैं, ये एस्टेब्लिश हुआ है 2010 से देखा जाए अब तक, तो 74% रिस्क इंक्रीज हुआ है विमेन का टुवर्ड्स द कंफ्लिक्ट। रीजनल स्टेग्नेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे रीजन है जहां पे विमेन का जो पीस और सिक्योरिटी है वो स्टेग्नेट हो चुका है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ना तो वो डिटीरियरेट हो रहा है ना बढ़ रहा है। पर एशिया पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक और ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, ये कुछ ऐसे रीजन है जहां स्टेग्नेशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। देन कमिंग टू द 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन जो है 2026 से 31 के पीरियड की अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है। इस रिपोर्ट को लोकसभा में निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया। तो चेयरमैन कौन थे 16th फाइनेंस कमीशन के, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 280 के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। बेसिकली ये 5 मेंबर बॉडी होती है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है उन मेंबर्स की क्या क्या टर्म्स होंगी और उन मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक एक्ट है जिसको बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 में ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में जो गोल्स है वो उनको अचीव किया जा सके, उसके लिए फाइनेंस कमीशन थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट में देता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस कमीशन का फंड को डिवाइड करना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। वो रेशियो बताया जाता है कि कितने परसेंटेज डिवीजन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स डिवोल्यूशन के बारे में मेन फोकस जो है वो फाइनेंस कमीशन का होता है। एंड फाइनेंस कमीशन सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ओके। 5 साल में इसको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशन को। इट इज नॉट लाइक कि 5 साल में ही किया जाएगा, कई बार अर्ली भी किया जा सकता है। देन आती है आपकी एआई इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करी है। इसके साथ साथ बैन एंड कंपनी जो डेवोस वाले हैं उन्होंने भी स्टडी किया है। इसमें इंडिया का रैंक 8th आया है। 11 कंट्री है टोटल, उसमें देखा जा रहा है 8वें नंबर पे इंडिया है, विच मींस इंडिया में अच्छा स्कोप है एआई के इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। और 2010 से 24 के बीच में अगर आप देखोगे ना तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है एआई में, और उसने हमारी जीडीपी में भी 1.8% तक अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन किया है। यूएस टॉप कर रहा है, सिंगापुर सेकेंड नंबर पे है। देन आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ICJS 2.0। ये बेसिकली सिस्टम है आपका जुडिशरी के द्वारा डेवलप किया हुआ। इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है दरअसल, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि इजी तरीके से डाटा को एक्सचेंज किया जा सकता है बिटवीन द डिफरेंट नोड्स विच आर डीलिंग विद द क्राइम्स।
जैसे कोर्ट डील करते हैं क्राइम से, पुलिस डील करती है, डिफरेंट फॉरेंसिक के डिपार्टमेंट डील करते हैं, तो सबका डाटा आपस में इसी प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज हो जाएगा। पहले होता था ना मैन्युअली फाइल को लेके जाओ, लेके दो, ये सब नहीं होगा, इंटीग्रेट कर दिया सब चीजों। दिस इज दिस आईसीजीएस सिस्टम। इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च हुआ है, इसकी रिपोर्ट आई है, उत्तराखंड पुलिस इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च कर चुकी है। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आया है पूरे आप ऐसे समझो कि उत्तराखंड पहले नंबर पे आया है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। ये बहुत आसान सिस्टम है, बहुत बेटर सिस्टम है इनफैक्ट क्रिमिनल्स को हैंडल करने का और क्राइम को मैनेज करने का। ठीक है, तो वन डाटा वन एंट्री, एक बार डाटा एंटर कर दिया वो कोर्ट भी पहुंच जाएगा, फॉरेंसिक के पास भी पहुंच जाएगा, पुलिस के पास भी पहुंच जाएगा, या किसी एसोसिएटेड बॉडी के पास पहुंच जाएगा जहां आपको वो देना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मेन अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करती है, ये चेक करती है इसकी इंप्लीमेंटेशन को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। दिस इज यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसने इनको यूटिलाइज करके दिखाया है कि ये सिस्टम कितना बढ़िया है डाटा के मामले में। क्योंकि महाकुंभ जब हुआ था वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने इसकी मदद से चलाए, 112 मेंबर की टीम बनाई गई, मेडल्स वगैरह दिए गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं आईसीजेएस के बेटरमेंट को और इसके सक्सेस को। देन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। और गोल क्या है हमारा एक्सपोर्ट के मामले में कि इंडिया $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेगा बाय द ईयर 2030, मतलब इतने ट्रिलियन डॉलर का हमें एक्सपोर्ट करना है सामान। अब 4 पिलर्स पे बात मेनली की गई है, जैसे कि बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है देश का, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है, पॉलिसी गवर्नेंस कैसी है। ये 4 पिलर डिसाइड करते हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। टोटल 70 इंडिकेटर्स पे बात होती है। देन है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा निकाली गई है और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करना। मेन फोकस होता है कि देश अपने एनवायरनमेंट को लेकर, ग्लोबल एंगेजमेंट को लेकर और गवर्नेंस को लेकर कितना रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देश का मतलब लीडर्स से है। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेंशियल है, फिर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाहर में जो पीस स्टैब्लिश करना है, कोऑपरेशन करना है दूसरे देशों के साथ, वो तीसरे डायमेंशन में आता है। देन आता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स जो है एक्चुअल में बताता है कि कितने कंट्रीज में आपका पासपोर्ट वीजा फ्री तरीके से अप्रूव हो जाता है, यानी कितने कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, इस इंडेक्स के हिसाब से पता लगता है। इंडिया का रैंक है 80th। पिछले साल के कंपैरेटिवली इंडिया ने 5 पोजीशन गेन किए हैं, इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया में 55, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 55 कंट्रीज में अप्रूव्ड माना जाता है, उसके लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, वीजा फ्री एक्सेस है। ठीक है, अब टॉप में है सिंगापुर। सिंगापुर को देखो 192 डेस्टिनेशन, विच मीन्स अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 192 देशों में आप बिना वीजा घूम सकते हो, वीजा फ्री एक्सेस है वहां पे। और यूएई 5th नंबर पे है, यूएसए 10th नंबर पे। सबसे कम कहां पे होगा, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 101st पे आता है, फिर पाकिस्तान 98th पे आता है। अब इस इंडेक्स की जो रैंकिंग है या रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा स्टेटिस्टिक्स या डाटा प्रोवाइड किया जाता है हैंडले वालों को, तब ये रिपोर्ट निकलती है। ठीक है, तब ये इंडेक्स निकलता है। अब 2006 में ये इंडेक्स स्टार्ट किया गया था, उस टाइम इसका नाम था हैंडले एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, बाद में इसका नाम पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया। ऐसे ही एक और इंडेक्स है जिसको ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। ये जुलाई में रिलीज हुआ है, अभी जून तक का करंट अफेयर कर रहे हैं, इससे कवर नहीं किया। तो क्या ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स से डिफरेंट है, अगर है तो कैसे डिफरेंट है, ये आपको कमेंट में बताना है। देन बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है, ये बता रही है रिपोर्ट कि किस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगाए जा रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी को, दिस इज द रिस्क। और इसके अंदर टैगलाइन है एज ऑफ कॉम्पिटिशन। सबसे पहले तो इस रिस्क रिपोर्ट में यूएस और चाइना की टैरिफ वॉर की बात हुई, फिर ट्रेड वॉर की बात हुई है, एनवायरमेंटल रिस्क की भी बात हुई है कि इकोनॉमी की वजह से शॉर्ट टर्म कंसर्न या हाई लॉन्ग टर्म कंसर्न देखे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एज अ रिस्क दिखाया गया है। शॉर्ट टर्म में इसका रैंक 30 है, लॉन्ग टर्म में ये रैंक 5 पे आता है रिस्क के मामले में। ठीक है, पहले वायलेंस एक रिस्क हुआ करता था, लेकिन अब इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी रिस्क आ रहे हैं। देन नेक्स्ट न्यूज है आपकी वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। ये दरअसल रिपोर्ट बात करती है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी, और इंडिया के बारे में भी स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ने इसी रिपोर्ट में बताया है। तो दे आर सेइंग कि 2026 में पूरे ग्लोबल लेवल का ग्रोथ 2.6% होगा, 2027 में 2.7% होगा, और 2020 इनके हिसाब से सबसे वीकेस्ट ग्रोथ डेकेड था सिंस 1960, यानी 2020 से लेकर 30 तक में पूरा जो ग्रोथ है वो वीक चल रहा है।
कमज़ोर है बहुत ज़्यादा रैकेट। इंडिया के हिसाब से या इंडिया को लेके इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो 2026 में ग्रोथ रहेगा वो 7.2% रहेगा, देन 6.5 हो जाएगा, देन 6.6 हो जाएगा, ठीक है? ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहले इंडिया में डिमांड बहुत है, रूरल इनकम अच्छी खासी है। रिस्क क्या है? वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ये रिस्क है। देन विल टॉक अबाउट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इन्होंने ग्राउंड वाटर यूरेनियम रिपोर्ट निकाली है, 2025 की ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि एक्चुअल में यूरेनियम का कंटेमिनेशन इंडिया के 13 से 15% ग्राउंड वाटर सैंपल में मिल रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है? इन्होंने सैंपल रिलीज किए हैं। इनके हिसाब से दिल्ली की ना 86 लोकेशंस हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर लिमिट के बियॉन्ड यूरेनियम है। ये भी बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर सेफ है, लेकिन कई ऐसे रीजन है जहां पर यूरेनियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, विच इज क्रिएटिंग द थ्रेट ऑल्सो टू द हेल्थ। तो मॉनिटरिंग और मिटिगेशन की जरूरत है। देन है नीति आयोग की कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट रिपोर्ट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या होती है? जो मार्केट कॉर्पोरेट्स को चांस देती है मार्केट से पैसा उठाने का फॉर ग्रोइंग द बिजनेस एंड फॉर अदर थिंग्स, ठीक है? इसमें कॉर्पोरेट्स जो हैं, स्टॉक मार्केट जैसे ले लो, है ना, वहां पे अपना बॉन्ड रिलीज करते हैं, मार्केट से इन्वेस्टर इनको पैसा देता है, ये बॉन्ड दे देते हैं इन्वेस्टर को। तो इस तरीके से कुछ कुछ सालों बाद ये इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देते रहते हैं उस बॉन्ड के ऊपर, और पैसा रख कर पैसे से अपना बिजनेस चलाते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के द्वारा रिलीज की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को विकसित भारत के लिए थोड़ा और डीप करना, ताकि कॉर्पोरेट्स को आसानी से कैपिटल मिल सके। इससे उनका मार्केट एक्सेस, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा इन्वेस्टर उनके पास आएंगे, ठीक है? बैंक के अलावा वो स्टॉक मार्केट में जाके पैसा ले पाएंगे। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो ये है कि इन्वेस्टर बहुत कम है जो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ये इशू है, ठीक है? और अपॉर्चुनिटीज क्या है? इंफ्रा सेक्टर में पैसा चाहिए, ग्रीन फाइनेंस में पैसा चाहिए, तो ये सब बॉन्ड मार्केट से उठाया जा सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से। पर इसके लिए रेगुलेटरी चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, ये सब जरूरी है। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है इसके लिए? सबसे पहले क्रेडिट को एनहांस करना जरूरी है, सस्टेनेबल बॉन्ड रिलीज करने जरूरी है, टोकनाइज्ड बॉन्ड लॉन्च किए जा सकते हैं जो टोकन्स कैरी करते हैं, डिजिटल सिस्टम जरूरी है विकसित करना। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है, विच मीन्स यहाँ बात हो रही है कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एआई एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और कहाँ कितनी वाइब्रेशन उससे हो रही है, ये बात है। इंडिया का रैंक इसमें 3rd नंबर पे है, विच मीन्स इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट, यू कैन से वेरी गुड प्लेस फॉर द एआई। इंडिया यूएस और चाइना से पीछे है। इंडिया में एआई का राइज इसलिए हुआ है क्योंकि हम एआई को पेटेंट, रिसर्च, टैलेंट ग्रोथ हर जगह यूज कर रहे हैं। 7 पिलर्स में एआई को असेस या इवेल्युएट किया जाता है इस इंडेक्स के द्वारा। ये 7 पिलर्स हैं, इकोनॉमी, टैलेंट, पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब, ठीक है? एआई के इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया में $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। इंडिया का स्कोर 2024 में कितना था? 21.59 था, ठीक है? और इस बार इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है। नेक्स्ट है आर्ट ऑन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स दरअसल बताता है कि पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कौन से कंट्री का है। इसको हेनले वाले इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? हेनले इंडेक्स ये बताता था कि कितने कंट्रीज में आपके पासपोर्ट से आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि वीजा फ्री एक्सेस है आपको फिर। पर ये बात करता है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स की। तो यूएई सबसे बड़ा या स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसके जिसके पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, विच मीन्स अगर आपके पास यूएई का पासपोर्ट है तो मतलब आपका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है दुनिया में, क्योंकि इससे आपको 45 वीजा ऑन अराइवल का फीचर मिलता है, 126 वीजा फ्री ट्रेवल मिलते हैं, ठीक है? 8 ईटीए कंट्रीज में आप ट्रेवल कर सकते हो। उसके बाद सिंगापुर है, देन स्पेन आता है। इंडिया का रैंक इसमें 67th है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इंडिया के पास 74 वीजा फ्री कंट्रीज का स्कोप है इस इंडेक्स के हिसाब से। उसके बाद है ब्लूमबर्ग रिचेस्ट फैमिली 2025 की लिस्ट, ठीक है? ये लिस्ट इतनी ज्यादा तो नहीं पूछी जाएगी, बट इनकेस पूछी जाए तो इस लिस्ट के हिसाब से जो वॉल्टन फैमिली है, वॉलमार्ट वाले, वो सबसे रिचेस्ट हैं, ठीक है? इंडियन फैमिलीज जो हैं इसमें वो रैंक 8th पे आती हैं। उसके बाद है हुरुन सेल्फ मेड बिलियनियर 2025 की रिपोर्ट। ये हुरुन के द्वारा निकाली गई है। इस सेल्फ मेड बिलियनियर रिपोर्ट में दीपिंदर गोयल ने टॉप किया है, हु इज द फाउंडर ऑफ जोमेटो, ठीक है? इसके अलावा डी मार्ट इसमें थोड़ा डाउन चला गया है, उनको थोड़ा लॉस दिखा है यहाँ पे। फिर लेंस कार्ड के जो पीयूष बांसल है उनका रैंक 10 है। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट इन केस अगर कभी मन हुआ कुछ भी रैंडम पूछने का, क्योंकि आजकल तो नेचर ही बन गया है हर एक एग्जाम का कुछ भी रैंडम पूछना, तो इसलिए आपको सारी छोटी मोटी जो भी न्यूज थी वो भी इसमें कवर करके बता दी गई है। तो या दैट इज इट अबाउट द 6 months करंट अफेयर।
जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स जो हैं, उनको एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।